एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन वाली प्रश्नोत्तरी, जो कि टॉप क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन लेके आती हूँ। तो उससे संबंधित यह हम लोग की लगभग 36वां जो है क्लास है। लगभग हम लोग 35 क्लासेस जो है कवर कर चुके हैं उसमें, और वो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है। और जिन लोगों ने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी होगी वो जाके सीरियल वाइज देख सकते हैं, ठीक है। आई होप वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों, क्योंकि परंपरागत क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने सेलेक्टिव और बहुत ही अच्छे प्रश्न, चाहे वह कथन से संबंधित हो या फिर जो भी मोस्टली किसी विद्वान ने कहा हो किसी रचना को, या फिर उनके अन्य नाम, या बहुत ही जो अन्य रचनाएं नई नई हैं, और प्रश्न जिस हिसाब से पूछा जा रहा है थोड़ा डीपली में, उस प्रकार से ही मैं प्रश्न आप लोग के लिए लेके आती हूँ। तो जो लोग वीडियो मेरी डेली देख रहे हैं, उन लोग को वीडियो अच्छी लग रही है, लोग लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हिंदी साहित्य से संबंधित लेके आऊँगी, ठीक है। तो आज की जो पहला प्रश्न है आज का, वह है कथन से संबंधित, ठीक है। प्रश्न है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? देखिए, कथन से प्रश्न कम से कम 10 आ रहे हैं, पीजीटी में हो या टीजीटी में। 10 जितने मतलब प्रश्न हैं कम्प्लीटली वह सिर्फ कथन से ही है, और फाइट उसी में है। बाकी रचनाएं तो इतने साल से लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कथन और पंक्तियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आप लोग के लिए डेली अच्छे अच्छे प्रश्न और अच्छे अच्छे कथन, और जो भी जितने भी चाहे नाटक हो, उपन्यास, उनसे संबंधित जो भी पंक्तियाँ जिस पात्र द्वारा कही गई हैं, वो सब आप लोग को हम करवाएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, बस ये है कि ईमानदारी से वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, ठीक है। तो प्रश्न है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। कथन किसका है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी का है, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है डॉक्टर नगेन, चौथा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। तो अभी जैसे देखिए, आप ये पंक्ति पूरी तो याद नहीं कर सकते ना, मान लीजिए अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग का आ जाए काल प्रवृत्ति का निर्णय, ठीक है, ये थोड़ा सा कीवर्ड आप लोग याद रखिए। तो ये पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी, ठीक है। पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है गिलक्राइस्ट, तीसरा है इंशाअल्लाह खां, चौथा ऑप्शन है सदा सुखलाल। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिल क्राइस्ट, ठीक है। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिल क्राइस्ट ने कहा था। अगला प्रश्न है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आदिकाल का प्रश्न है, और देखिए कितनी सारी एक प्रश्न के माध्यम से ही 4 रचनाएं हम लोग को देखने को मिल जाएंगी। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो जो ए वाला है ऑप्शन, प्राकृत प्रकाश, ये रचना किसकी है? ये रचना हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, वर रुचि की ये रचना है, प्राकृत प्रकाश। फिर है श्रावकाचार, श्रावकाचार रचना है देवसेन की, ठीक है, ये देवसेन की रचना है। और सी ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि जो है वो जैनाचार्य मेरुत्तुंग का है, ठीक है। और अगला है डी वाला ऑप्शन, कुमारपाल प्रतिबोध, ये किसका है? ये है सोमप्रभ सूरी का, ठीक है। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। अब कुमारपाल प्रतिबोध है सोमप्रभ सूरी का, बचे कौन सा ऑप्शन? अब इसमें तो दिया नहीं हुआ है रचना, फिर भी हेमचंद्र जी की एक इम्पोर्टेंट रचना है कुमारपाल चरित, ठीक है। कुमारपाल प्रतिबोध अगर आए तो सोमप्रभु सूरी का है। कुमारपाल चरित रचना अगर पूछे तो आपने बताना है किसको? हेमचंद्र जी को, ठीक है।
तो इस प्रकार से इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार। पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, दूसरा है मिस्र बंधु और तीसरा ऑप्शन है गार्सा द तासी, चौथा ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानते हैं, ठीक है, और ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया था, ठीक है। क्या है प्रश्न, भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी ने, दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संपादित किया था, ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है रौद्र, दूसरा है हास्य, तीसरा है वात्सल्य और चौथा है विभत्स। तो जो सूरदास जी हैं वह जो है वात्सल्य जो है रस के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। बहुत ही अच्छा यह प्रश्न है और रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा भी है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आँखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं। तो ये कथन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसका है कथन, रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, ठीक है। ये रीतिकाल से प्रश्न मैंने लिया हुआ है, इसमें बताना है कि घनानंद की रचना कौन सी नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्रीति पावस, दूसरा है वियोग बेली और तीसरा है सुजान हित प्रबंध, चौथा ऑप्शन है श्रृंगार विलास। तो देखिए श्रृंगार विलास जो है वह घनानंद की रचना नहीं है, ठीक है। ये जो है सोमनाथ की रचना है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि रचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग रचनाकार को भी याद रखिए। श्रृंगार विलास किसकी रचना है, यह जो है रीतिबद्ध धारा के कवि में आते हैं सोमनाथ, उनकी जो है रचना है, ठीक। और बाकी सुजान हित प्रबंध वियोग वेली ये घनानंद की रचना है और सुजान विलास माधव विनोद ये सब जो है घनानंद की रचना है। और घनानंद याद रखिएगा आप लोग रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा रीति मुक्त धारा के जो भी कवि हैं आप लोग उनका कमेंट बॉक्स में नाम मुझे बताइएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। सुजान शब्द का प्रयोग, ठीक है। पहला ऑप्शन है बिहारी, दूसरा है भूषण और तीसरा ऑप्शन है घनानंद, चौथा ऑप्शन है ठाकुर, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में सर्वाधिक जो है हुआ है। सुजान ये जो है इनकी मतलब सुजान जो थी वो इनकी प्रेमिका थी घनानंद के, ऐसे समझिए आप लोग। घनानंद सुजान नामक गणिका से जो है प्रेम करते थे, ठीक है। तो इसलिए इनकी कविताओं में जो है ज़्यादातर सुजान शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है। पहला ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, ठीक है, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है बच्चन और चौथा ऑप्शन है अंचल, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला जो है प्रश्न है, अगला प्रश्न कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है। पहला वाला ऑप्शन है निराला का, दूसरा है अज्ञे, तीसरा ऑप्शन है महादेवी और दूसरा है बच्चन। तो तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह जो है पंक्ति है किसकी, ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की, ठीक है, महादेवी वर्मा की।
ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह पंक्ति है। और इनकी रचना की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, ये अन्य इनकी महत्वपूर्ण काव्य जो है काव्य संग्रह है। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये सब कुछ इनके बारे में फैक्ट है। और महादेवी वर्मा छायावादी युग की 4 प्रमुख स्तंभों में भी मानी जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध पहला ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है रघुवीर सहाय, चौथा है मुक्ति बोध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। ठीक है, इनकी यह जो है यह रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। और इनकी और भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना, और पूछा भी जाता है, सीढ़ियों पर धूप में और हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए। ठीक है, और ये प्रकाशन वर्ष के साथ ही आप लोग याद रखिएगा इसको, इनकी रचना को। अगला प्रश्न है कि रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं। ठीक है, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है भीष्म साहनी, चौथा है विनोद रस्तोगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की अन्य प्रसिद्ध नाट्य कृति की बात करें तो जैसे हानुश है, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, आलमगीर, ये सब जो है भीष्म साहनी जी के प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा है उपेंद्र नाथ अश्क जी, तीसरा है उदय शंकर भट्ट, चौथा ऑप्शन है शेठ गोविंद दास। तो जयवर्धमान यह रचना है राम कुमार वर्मा की, और इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग नोट कीजिएगा 1975 ईस्वी। ठीक है, 1975 ईस्वी में यह प्रकाशित रचना है। इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा की और भी है महत्वपूर्ण रचना, याद आ रहा है मुझे, कौमुदी महोत्सव करके है। ठीक है, कौमुदी महोत्सव है और विजय पर्व है। कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, और एक है नाना फडणवीस करके की रचना है वह है। तो ये जो है बड़ा पूछा जाता है इनकी रचना, और जयवर्धमान तो इम्पोर्टेंट है ही। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु में, परीक्षा गुरु क्या है, यह उपन्यास है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास में किस शहर के रईस की कथा है। पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है बनारस, तीसरा है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है आगरा। तो परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर के रईस की कथा है। ठीक है, यह उपन्यास विधा है, पहले मैंने बताया, और इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जो है, एक मिनट, श्रीनिवास दास। और ये जो रचना है चाहे रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास भी माना है, और इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग याद रखिए 1882 ईस्वी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि व्यक्तिवादी उपन्यासों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, दूसरा है उपेंद्र नाथ अश्क, तीसरा है रामेश्वर शुक्ल अंचन, चौथा है गोपाल राम गहमरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। व्यक्तिवादी उपन्यासों की परंपरा में गोपाल गहमरी नहीं आते हैं, ये जासूसी उपन्यासकार हैं। ठीक है, ये ज़्यादा मतलब अच्छा प्रश्न है एक तरीके से, क्योंकि गोपाल राम गहमरी की रचना ही ऐसी है, जैसे अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, ये सब इनकी रचना ही ऐसी है जासूसी उपन्यासकार की, इसलिए इन्हें माना जाता है। और बाकी व्यक्तिवादी में भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचन माने जाते हैं। ठीक है, तो आज का प्रश्न दोस्तों इतना ही। प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छी लगे दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।